बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लेक्चर नंबर 27। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी बॉन्ड के हवाले से। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा होगा, मैं कुछ चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो अनइम्पोर्टेंट होती हैं, या बहुत ज़्यादा जिनमें डिटेल लिखी होती है। अब ना उतनी डिटेल पढ़ी जा सकती है, ना उतनी एग्जाम्पल्स को हमें ज़रूरत होती है। तो हम जस्ट उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्चुअल बेस इंपॉर्टेंट हो, ताकि हम इजीली उनको डिस्कस भी कर सकें। अब यहाँ पे बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स हमारे पास क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास थी इशूअर। ये वो क्लासिफिकेशन में इशूअर का मतलब ये है कि द ऑर्गेनाइजेशन हु सेल द बॉन्ड, यानी कि जिसने बॉन्ड इशू किया है, जिसने बॉन्ड सेल किया है। इसमें बॉन्ड के टाइप के मुताबिक था, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं। ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, जैसे यूरो बॉन्ड्स हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट्स और भी गवर्नमेंट्स बॉन्ड जारी करती हैं। ठीक है, ये वो जो बॉन्ड जारी कर रहे हैं उसको इश्योर कहते हैं। सिक्योरिटी कहेंगे बॉन्ड के अगेंस्ट कोई भी जो कोलेटरल रखा जाए, कि बॉन्ड पर उसको मेंशन होता है कि ये इसकी बैक पे कोलेटरल को बिल्डिंग रख दी है, कोई मशीनरी रख दी है। ठीक है, कोई भी चीज़ एज ए कोलेटरल रखी है, जिस तरह फर्ज करें आप बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक आपसे मांगता है कि जनाब आप सिक्योरिटी क्या रखवाएंगे। घर के कागज ले आए, ठीक है, बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स ले आए, तो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स ले आए। इसी तरह जब आप बॉन्ड जारी करते हैं तो बॉन्ड की भी कोई ना कोई सिक्योरिटी आपको मेंशन करनी होती है बॉन्ड के ऊपर। इसी तरह अनसिक्योर्ड डेट होता है, ऐसे बॉन्ड्स या ऐसा डेट जिसके अगेंस्ट कोई कोलेटरल नहीं आपने रखा हुआ, उसको अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स कहते हैं या अनसिक्योर्ड डेट कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये अगर किसी डिटेल की जरूरत नहीं है, दो चीजें होगी ना, एक अनसिक्योर्ड, क्योंकि अगर टाइप्स में सिक्योरिटी में अनसिक्योर्ड डेट है और सिक्योर्ड डेट है। सिक्योर्ड डेट जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी, कोई ना कोलेटरल पड़ा हुआ है, और अनसिक्योर्ड डेट जो है जिसके अगेंस्ट कोई भी कोलेटरल नहीं है। अब अगर आप रिस्क की बात करें तो जो सिक्योर्ड डेट है, क्योंकि उसमें कम रिस्क है, आप लोन देते हैं, कंपनी डूब भी जाए तो जो उसके आपके बॉन्ड्स के अगेंस्ट कोलेटरल रखा है वो बेचकर आपकी पेमेंट होगी, आपका जो लोन है वो रिपे होगा, किसी और काम में वो कोलेटरल यूज नहीं होगा। लेकिन अनसिक्योर्ड डेट में ऐसा नहीं होता। फिर अगली चीज आती है कि टर्म ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की टर्म भी मेंशन होती है, कितनी देर का बॉन्ड होना है। या अगर डेट की जनरली बात करें तो कितनी देर का डेट टर्न्योर होगा, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का। अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स का नॉर्मल टर्न्योर 20 ईयर्स का होता है मिनिमम। फिर टर्म ऑफ पेमेंट होती है कि पेमेंट का तरीकाकार क्या होगा। एक तो सॉरी, रीपेमेंट का। एक तो बॉन्ड पर यहाँ तो सिर्फ इंटरेस्ट पे हो रहा है। ऐसे बॉन्ड जो कि कभी मेच्योर नहीं होते, जिस तरह परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, उन पर सिर्फ इंटरेस्ट पे होता है। ठीक है, लेकिन अ, उसके अलावा भी जो दूसरे बॉन्ड्स हैं उन पर भी इंटरेस्ट तो पे होना ही होना है। ठीक है, ये इनिशियली तो ये प्री पेमेंट होती है। उसके साथ साथ कंपनी एक सिंकिंग फंड मेंटेन करती है। सिंकिंग फंड कहते हैं कि जो लोन आपने लिया हुआ है उस लोन को रीपे करने के लिए एक फंड मेंटेन किया जाता है, जिसमें रूटीन वाइज मंथली या एनुअली बेसिस पर कंपनी कोई ना कोई अमाउंट ट्रांसफर कर देती है कि एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द डेट, वो 5 ईयर्स हैं, वो 10 ईयर्स हैं, वो 20 ईयर्स हैं, वो 30 ईयर्स हैं, जितना भी है, मेजोरिटी ऑफ डेट जो है वो पेमेंट जो है रीपे की जा सके, उसको सिंकिंग फंड कहते हैं। फिर आता है बैलून लोन। बैलून लोन होता है कि मे इन्वॉल्व अ पार्शियल अमोर्टाइजेशन ऑफ डेट विद ईच पेमेंट। कि आप जब जिस तरह आजकल चल रहा है सिलसिला, कि आप बैंक से लोन लेते हैं या कोई किस्तों पे कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, उधार पे ली, लोन पर लोन लेकर ली, तो आप जब उसकी रीपेमेंट कर रहे होते हैं तो आप इंटरेस्ट के साथ साथ कोई ना कोई प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर रहे होते हैं। तो वो इन दोनों को मिला के बैलून पेमेंट कहा जाता है। बैलून लोन, ऐसा लोन बैलून लोन होता है जो इंटरेस्ट के साथ साथ इंस्टॉलमेंट में रीपे होता रहता है। ठीक है, इनकम बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड जो कि इनकम जनरेट करते हैं।
ये जनरली जो इंटरेस्ट इनकम होती है, वो इंटरेस्ट है वही बॉन्ड पर जो इनकम का कंसिडर है वही होता है। ठीक है, अब अगली बात आती है बॉन्ड कैश फ्लोज। बॉन्ड पर जो कैश फ्लोज बेसिकली आते हैं वो रूटीन वाइज इंटरेस्ट आता है वही होता है, और उसको हम बेस एनुइटीज कंसिडर करते हैं। एनुइटी क्या होती है? एनुइटी इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स को कहते हैं। आप देखें बॉन्ड जो है, बॉन्ड की एक मैच्योरिटी वैल्यू होगी, उस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो इंटरेस्ट उसकी बॉन्ड की इंस्टॉलमेंट है, तो हम उसको एनुइटीज कहते हैं। फिर उसने एक टाइप कही है जीरो कूपन बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड जिन पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जो प्रिंसिपल अमाउंट पर इशू किए जाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पर ही रिटर्न हो जाते हैं, उन्हें जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स ज्यादातर जो गवर्नमेंट्स हैं वो जारी करती हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट डिस्काउंट में बॉन्ड जारी कर देगी और बाद में एक्चुअल अमाउंट में बॉन्ड रीपे होगा और कोई आपको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलेगी। यहाँ आप उसको देख लें कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्राइस बॉन्ड्स की बात की थी। अब प्राइस बॉन्ड एक्चुअल अमाउंट पर ही इशू जारी किया जाता है और एक्चुअल अमाउंट पर रिटर्न लिया जाता है, और उस पर कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। हाँ, प्राइस मिलता है, लेकिन प्राइस तो करोड़ों लोगों के पास बॉन्ड है और उनमें से सिर्फ चंद एक को प्राइज मिलता है, तो 100-200 लोगों को प्राइज मिलेगा। तो करोड़ों में 100-200 लोगों को कोई कंसिडरेशन नहीं है, बाकी सब जीरो के ऊपर पे है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट कहलाता है कि जब इंटरेस्ट रेट फिक्स ना किया जाए। कि मैं आपको मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है, आप बैंक से लोन लेने जाएं तो बैंक वाले आपको ये नहीं कहते कि हम लोन 15% पर देंगे, 13% पर देंगे, 14% पर देंगे। आप जब उनसे लोन की बात करते हैं, जी मुझे 5 साल के लिए 10 लाख का लोन चाहिए, वो कहते हैं मिल जाएगा। फिर आप कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वो कहे जी काइबर प्लस 2%, काइबर प्लस 1%, काइबर प्लस 3%। वाट इज काइबर? तो काइबर है कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट काइबर। तो काइबर क्या होगा कि काइबर डेली बेस पर या वीकली बेस पर वो रेट डिटरमाइन होता है बैंकों के दरमियान। अब वो चूंकि रेट चेंज होता रहता है, तो आप जब भी मंथली या सेम एनुअली या एनुअली पेमेंट करेंगे तो बैंक पेमेंट कैलकुलेट करेगा काइबर के लिहाज से। काइबर जो चल रहा है, एनुअल काइबर जो है उस पर 2% का बात हुई है तो 2% उसमें जमा करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो कम बनेगा ज़्यादा बनेगा वो आपको पे करना होगा। उसको वेरिएबल रेट कहते हैं। जी, उसके बाद कंसोल है। कंसोल क्या होता है? कंसोल बेसिकली परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं जिस पर इंटरेस्ट इज पेड परपेचुअली। इंटरेस्ट अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक होता है और आपका बॉन्ड मेच्योर नहीं होता। आप इसकी पहली 2-3 लाइंस पढ़ लें तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। सॉरी, पहली 2-3 से पहली 1.5 लाइन। ठीक है, इंटरेस्ट पेड फॉर एवर। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन इंडेक्स ट्रेजरी बॉन्ड्स, ये नहीं, ये भी कुछ नहीं है। कन्वर्टेबल और एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स ये देखते हैं हम। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनका ये प्रॉमिस होता है कंपनी की तरफ से बॉन्ड होल्डर के, को राइट दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो एक पर्टिकुलर मुद्दत के बाद वो अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर सकता है शेयर्स में। इनको कहते हैं कन्वर्टेबल या एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। उसके बाद आ गया रजिस्ट्रेशन। बॉन्ड रजिस्ट्रेशन रेफर टू हो द ऑनरशिप इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड। जिस बंदे के पास बॉन्ड होगा उसके नाम पे वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, जो उसका मालिक है जिसने उसको खरीदा हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट उसी को पे होना है। तो आप कंपनी ने जब फर्स्ट टाइम बॉन्ड इशू किया है, फर्स्ट करें मैं कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, मैंने वो खरीद लिया। अब बॉन्ड 20 साल का था, मुझे 2 साल वो पैसों की जरूरत पड़ती है, तो मैं बॉन्ड जाके मार्केट में सेल करता हूँ। तो मार्केट में सेल करता हूँ। तो मार्केट में सेल सेल जो है, बॉन्ड सेल तो हो जाएगा, लेकिन चूंकि बॉन्ड मेरे नाम पे था, बाद में वो किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये नहीं होगा कि इंटरेस्ट मुझे ही मिलता रहेगा, इंटरेस्ट उसी को मिलेगा जिसके नाम पर बॉन्ड है। फिर है बीरर बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड्स, इस पे कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। सिर्फ ये है कि जिसके पास बॉन्ड है उसको उसके पैसे मिल जाएंगे, उसको बॉन्ड की इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, उसको बॉन्ड जब वो मेच्योर होगा तो उसकी पेमेंट भी मिल जाएगी। ठीक होगा, तो ये दो चीज़ हो गई, रजिस्टर्ड बॉन्ड और बेयरर्स बॉन्ड्स। मैंने दोनों आपको क्लियर करवा दिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हैं, इनमें डिटेल बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है।
जी स्टूडेंट, ये आपका लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।